हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट आज 4 के बारे में बात करने वाले हैं। एमपी सेट की आपकी एग्जाम्स नजदीक है, तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोग जो है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। आज हमारी एफएलटी का पेपर 4 है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, टैगलाइन हमारी आपको पता ही है, टारगेट 100% और 100% मार्क्स साथ अब की बार सेट पार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत मदद करने वाले हैं आपकी तैयारी में। आप अपनी प्रैक्टिस इसके माध्यम से कर सकते हैं, आप अपनी जो है एक तरह से मूल्यांकन भी इसके माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और देन हम लोग बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जिन बच्चों का ऑलरेडी नेट सेट निकल चुका है वो तो एपी के कोर्सेस हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं, और साथ ही जो आगामी नेट सेट को तैयार कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन का हम लोग जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओवरलैपिंग कंसेंसस की अवधारणा किससे संबंधित है? माना आच्छादित सहमति की अवधारणा किससे संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एसोसिएटेड विथ जॉन रोल्स, चार्ल्स टेलर, रॉबर्ट नोजिक या फ्रेडरिक हायक। तो आपको बताना है ओवरलैपिंग कंसेंसस का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है, किस थिंकर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर जो रहेगा वो जॉन रोल्स। तो ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है? जॉन रोल्स। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत बड़े फेमस है, ध्यान रखिएगा। और जॉन रोल्स की एक पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसमें उसने सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार विभिन्न नैतिक दृष्टिकोण समान राजनीतिक सिद्धांतों पर सहमत हो सकते हैं। तो इनका कहना यह है कि विभिन्न नैतिक जो सिद्धांत है, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, विभिन्न नैतिक दृष्टिकोण समान राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, एक जैसे राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं। प्लेटो के फिलोसफर किंग की जो अवधारणा उसका दार्शनिक आधार क्या है? What is the philosophical foundation of Plato's philosopher king? भौतिकवाद, उपयोगितावाद, रूपवाद या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको बताना है प्लेटो का जो फिलोसफर किंग की अवधारणा है उसका दार्शनिक आधार क्या है? भौतिकवाद, उपयोगितावाद, रूपवाद या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका सही आंसर रहेगा रूपवाद, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं, माने ऐसा कोई व्यक्ति जो दार्शनिक प्रवृत्ति का हो, बौद्धिक हो, उस व्यक्ति को राजा बनना चाहिए। इसका रीजन ये कि फॉर्म ऑफ द गॉड जो है कि ज्ञान पर आधारित शासन करता है। माने यहां पर जो है ईश्वर जो है वो ज्ञान पर आधारित शासन करता है, यह ईश्वर का ही एक प्रकार है दार्शनिक राजा। अगला है अंबेडकर के द्वारा इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो है उसमें मुख्य रूप से किसकी आलोचना की गई है? तो अंबेडकर की एक पुस्तक है, डॉक्टर अंबेडकर की, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। उसमें उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? ब्रिटिश रूल को, कैपिटलिज्म को, या फिर हिंदू जो स्क्रिप्चुरल सोशल ऑर्डर है उसको, या इस्लामिक पॉलिटिक्स को। तो उन्होंने जो है हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था, इसी कारण सारी जो है समस्या है, इसी की वजह से जो है भेदभाव को फेस करना पड़ रहा है। तो अंबेडकर ने जाति प्रथा और शास्त्रीय वेदता की जो कठोर आलोचना की है और सोशल रीऑर्गेनाइज करने की या लेजिटिमेसी की बात की है। अगला है प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल किससे संबंधित है? तो आपको बताना, द प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल इज एसोसिएटेड विथ गैब्रियल आलमंड, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, सैमुअल हंटिंगटन या लुसियन पाई। तो आपको बताना प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल किससे रिलेटेड है? गैब्रियल आलमंड, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, सैमुअल हंटिंगटन या लुसियन पाई। तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो रिक्स से ये मॉडल जुड़ा हुआ है, तुलनात्मक राजनीति के जनक भी माने जाते हैं, और रिक्स ने ही प्रिज्मेटिक मॉडल के माध्यम से विकासशील सोसाइटी की जो प्रशासनिक जटिलता उसको समझाया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडली बुल का जो एनार्किकल सोसाइटी जो है वो किस पे बेस्ड है? तो हेडली बुल की जो एनार्किकल सोसाइटी है वो किस पर बेस्ड है?
कंप्लीट चाओस या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, ओनली बैलेंस ऑफ पावर, एंड लास्ट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यह है अंतरराष्ट्रीय समाज की अवधारणा। तो बुल ने इंग्लिश स्कूल में इंटरनेशनल सोसाइटी की अवधारणा दी, जहां अराजकता के बावजूद नियम व संस्थाएं मौजूद है। तो जहां अराजकता के बाद नियम व बावजूद क्या है, नियम व संस्थाएं मौजूद है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसका प्रमुख तत्व क्या है? द की एलिमेंट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज प्री इम्पेटिव स्ट्राइक, मैसिव रिटेलिएशन, टेक्टिकल न्यूक्लियर डिप्लोमेंट, या फिर फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। तो ये है यहां पर व्यापक प्रतिशोध। ठीक है, तो भारत की जो परमाणु नीति है वो किस पे बेस्ड है? यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि व्यापक प्रतिशोध पर, कि बड़े स्तर पर जो है बदला लेने की बात करती है। परंतु ये नो फर्स्ट यूज की अवधारणा की बात भी करती है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पर चल रहे हैं, पहले प्रयोग नहीं करेंगे, इस नीति पर भी काम करते हैं। तो ये व्यापक प्रतिशोध और फिर देन नो फर्स्ट यूज, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को किसने डेवलप किया? हु इन इवोल्व्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। केशवानंद भारती केस से ही आया है। तो ये डेवलप किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और केशवानंद भारती जो मामला है उसमें सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था ना। तो केशवानंद भारती केस से ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये मॉडल दिया है। 1973 का एक केस है। सेक्युलरिज्म की भारतीय व्याख्या जो वेस्टर्न मॉडल है उससे कैसे डिफरेंट है? तो हाउ डज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात की गई है, कंप्लीट सेपरेशन की बात की गई है, प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात की गई है, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रिलीजन की बात की गई है। तो यहां पर जो है भारत का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, यहां हम लोग सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते हैं, सभी धर्मों के प्रति समान भाव। और वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो मानता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा सिद्धांतगत दूरी। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता प्रिंसिपल डिस्टेंस पर बेस्ड है, जिसमें राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म प्रशासनिक अध्ययन में किसका प्रतिरोध करता है? साइंटिफिक मेथड, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी? तो ये जो है ये किसका विरोध करता है? वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है प्रशासन को मूल्य निरपेक्ष नहीं मानता, बल्कि सामाजिक संदर्भ और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को महत्व देता है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है कि प्रशासन में वैल्यूज सिस्टम होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी भी नैतिक नियमों के अनुसार संचालित हो। गुड गवर्नेंस के 8 पिलर में कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कोर एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस? फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑथोरिटेरियन, सेंट्रलाइजेशन, रूल ऑफ लॉ? तो ये होगा सत्तावादी केंद्रीकरण, इसमें शामिल नहीं है। सी आंसर इसका गलत है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात ये करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात गुड गवर्नेंस करता है, कानून के शासन की बात करता है, पर सत्ता के केंद्रीकरण की बात नहीं करता। माने सत्ता सिर्फ केंद्र के हाथ में हो या एक तरह से कुछ हाथों में, वो ये नहीं चाहता। ये डिसेंट्रलाइज करने की बात करता है पावर को। अगला एमसीक्यू में आपका असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है कि रॉल्स का जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो उनके पूर्ववर्ती अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसी का एक तरह से कह सकते हैं हम संशोधित एडिशन है। रीजन क्या है? क्योंकि रॉल्स ने रीजनेबल प्लूरलिज्म की समस्या को संबोधित करते हुए न्याय के सिद्धांतों की वैधता को राजनीतिक न कि व्यापक नैतिक आधार पर स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है दोनों सही है। माने ये जो रॉल्स का पॉलिटिकल लिबरलिज्म का जो सिद्धांत है वो उसके जो पूर्ववर्ती लोग हैं उन्होंने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो दिया था उसी का एक एडिशन है, बट संशोधित एडिशन है ये। क्योंकि रॉल्स का जो रीजनेबल प्लूरलिज्म की समस्या को संबोधित करते हुए न्याय के सिद्धांत की वैधता को पॉलिटिकल बेसिस पर उन्होंने स्थापित किया है।
वापस से एक असर्शन और देन रीजंस वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? अरस्तु ने लोकतंत्र को डेविएंट फॉर्म में माना है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र में शासन बहुसंख्यक के हाथ में होता है, ना कि पब्लिक हित में। तो अरस्तु जो है लोकतंत्र को यहाँ पर जो है एक तरह से उसका डेविएंट फॉर्म में मानते हैं, क्योंकि अरस्तु का कहना है कि लोकतंत्र में शासन सभी के हाथ में नहीं होता, मेजोरिटी के हाथ में होता, पब्लिक के हाथ में नहीं होता। तो ये दोनों सही है। अरस्तु ने सही शासन को कॉमन गुड पर आधारित, सामान्य जो है इच्छा पर आधारित माना है, लोकतंत्र को मेजोरिटी इंटरेस्ट आधारित डेविएंट फॉर्म कहा है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज को विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का आधार माना है। तो गांधी जी ग्राम स्वराज के बड़े समर्थक है और वो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का इसको एक बेस मानते हैं। गांधी जी औद्योगिक पूंजीवाद के प्रबल समर्थक थे, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के समर्थक थे। गांधी जी ने अहिंसा को राजनीतिक साधन के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो इसका क्या रहेगा भाई? ये 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने अहिंसा को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज नहीं किया है ना? तो ध्यान रखना है, गांधी जी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के जो है यहां पर जो है क्या थे? आलोचक। एक मिनट इसमें करेक्शन करना है आपको। इसका आंसर जो रहेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, पहला तो सही है ही सही, पर दूसरा गलत रहेगा, क्योंकि औद्योगिक पूंजीवाद के वो समर्थक नहीं रहे। तो इसमें थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, सेकेंड गलत है। ठीक है। दूसरी बात है, अहिंसा को एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में उन्होंने यूज किया, तो ये भी थोड़ा ठीक ही है। तो यहां पहला और तीसरा सही, ऐसा करिएगा, पहला और तीसरा है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, एस्टन ने राजनीतिक प्रणाली को इनपुट्स और आउटपुट्स के कंटेक्स्ट में समझाया है। एस्टन का मॉडल केवल वेस्टर्न डेमोक्रेसी पर लागू होता है। फीडबैक राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है, राजनीतिक सिस्टम हो या कोई भी संगठन हो, वहां पर भी। स्टर्न ने राजनीतिक प्रणाली को इनपुट और आउटपुट के कंटेक्स्ट में समझाया, ये भी ठीक है। और स्टर्न का मॉडल केवल वेस्टर्न कंट्रीज पे लागू होता है ना? ठीक है। तो ये भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि पहला पॉइंट सही है। ठीक है, पहला आंसर सही है इसका। ठीक है, बट सेकेंड गलत है। तो यहां पर भी आपको थोड़ा करेक्शन करना है। पहला और तीसरा सही है। तो इन्होंने राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इनका मॉडल सभी देशों के लिए, केवल वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं है, और इनपुट आउटपुट के रूप में राजनीतिक प्रणाली को समझाया है। एसर्शन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो अराजकता है कि स्टेट क्या करना चाहता है, या हम रीजन इसका मानते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना केवल सैन्य शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना केवल सैन्य शक्ति द्वारा डिसाइड होती है। तो आपको बताना कि दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। सी आंसर क्या था भाई? सी था हमारे पास में कि ए सही है, आर गलत है। तो यहां पर अलेक्जेंडर वेंडेट का कथन बताता है कि अराजकता का अर्थ सामाजिक रूप से निर्मित होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म केवल शक्ति निर्भर संरचना नहीं मानता। अगला है 16वां क्वेश्चन है, असर्शन है गुजराल सिद्धांत जो है, गुजराल सिद्धांत विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पड़ोसी देशों के प्रति नॉन रेस्पिरेटरी या रेस्प्रोसिटी बताता था। और अगला कारण है क्योंकि भारत ने छोटे पड़ोसी देशों से समान प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की। तो देखिए गुजराल सिद्धांत जो है उस समय हमारे देश के विदेश मंत्री होते थे, बाद में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, उनके द्वारा दिया गया था। और ये पड़ोसी देशों को जो है संबंध मजबूत करने के लिए उनको एक तरफा रियायत देने की बात करते थे कि उनको छूट दी जानी चाहिए, हर चीज में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये दोनों सही है। गुजराल डॉक्ट्रिन का मूल सिद्धांत पड़ोसी देशों के प्रति हमें मतलब एक तरह से उससे कुछ चाहिए नहीं, बदला लेने वाली बात नहीं कर रहे थे। तो नॉन रेस्प्रेसिटी टाइप का था वो, क्योंकि भारत ने छोटे देशों से कभी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की है, उदार नीति अपनाने की बात की हमने। अगला क्वेश्चन है,
जुडिशियल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। रीजन, क्योंकि संसद न्यायपालिका को समाप्त करने के लिए संशोधन कर सकती है। तो हाँ, अभी वर्तमान में जो है जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं हम लोग, और ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बट हम लोग बात कर रहे हैं क्यों कैसा, क्योंकि संसद न्यायपालिका को समाप्त करने के लिए संशोधन कर सकती है। तो ये गलत बात है, न्यायपालिका को समाप्त नहीं किया जा सकता, संसद ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको रीजन गलत है, आर जो है यहां पर एसर्शन सही है, मतलब आर गलत है, ए सही है। तो हाँ, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संसद इसे समाप्त नहीं कर सकती, आर गलत है स्टेटमेंट। अगला एसर्शन है कोएलिशन पॉलिटिक्स ने भारत में संघीयता को सशक्त किया। माने जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन राजनीति जो है, इस गठबंधन राजनीति के कारण भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था वो मजबूत हुई है। माने केंद्र राज्य के संबंध जो है और ज्यादा अच्छे हुए, केंद्र राज्य जो है इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में भागीदारी की है। तो ये दोनों सही है भाई, है ना, ए भी सही है रीजन, और देन रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और देन रीजन भी सही है। अगला है 19वां क्वेश्चन, साइमन का जो निर्णय सिद्धांत है ये बाउंडेड रेशनलिटी पर बेस्ड है ना। तो ये बद्धता या जो है तार्किकता, की बंधपूर्ण तार्किकता आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस पर बेस्ड है, क्योंकि प्रशासनिक निर्णय पूर्ण जानकारी और पूर्ण तर्कसंगतता पर आधारित होते हैं। तो साइमन का जो निर्णय सिद्धांत, साइमन कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो 100% तार्किक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने समझने की एक क्षमता है, उस तर्क करने की भी एक क्षमता, उसी के अंतर्गत रहकर वो काम करता है। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का डिसीजन जो है वो 100% जो है तार्किक हो। एक बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन के भीतर रहकर हम लोग रेशनलिटी अपनाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक निर्णय पूर्ण जानकारी और पूर्ण तर्कसंगतता पर आधारित होते हैं। तो देखिए ये सी जो वाला मतलब आर वाला जो रहेगा वो गलत रहेगा, ये सही है। रेशनल बाउंडेड की बात की उन्होंने, बाउंडेड रेशनलिटी की बात की है, परंतु प्रशासनिक निर्णय पूर्ण जानकारी और पूर्ण तर्कसंगतता पर आधारित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, असर्शन है सोशल अकाउंटेबिलिटी शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ाती है। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी शासन में जो है नागरिक भागीदारी को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है कि भाई सोशल अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो इससे क्या होगा, नागरिकों की शासन में भागीदारी बढ़ेगी, सरकार से वो सवाल जवाब करेगी, सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करेगी, क्योंकि ये राज्य और नागरिकों के बीच उत्तरदायित्व की संस्थागत व्यवस्था डेवलप करती है। तो ये सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं। रोल्स के अनुसार प्राइमरी गुड्स सभी व्यक्तियों द्वारा चाही जाने वाली वस्तु है। सेकंड, रोल्स ने समानता के पूर्ण सिद्धांत स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का समर्थन किया है। रोल्स का डिफरेंस पीपल सबसे कम लाभान्वित वर्ग के हित को प्राथमिकता देता है। तो यहां पर बात की गई है, ठीक है, रोल्स के अनुसार प्राइमरी गुड्स जो है वो सभी व्यक्तियों द्वारा चाही जाने वाली वस्तु है। रोल्स ने समानता के पूर्ण सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है, और डिफरेंस पीपल सबसे कम जो है लाभान्वित वर्ग के हित को प्राथमिकता देता है। तो यहां पर भी बात यह है कि ये सेकंड वाला गलत है, समानता के पूर्ण सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया, डिफरेंस पीपल का दे रहा है, इसलिए पहला तीसरा सही है। इसको पहला तीसरा बनाइएगा, पहला तीसरा सही है, ठीक है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था, सोलिटरी था, पुअर था, गरीब था, नेस्टी था, ब्रिटिश था एंड शॉर्ट था। होब्स ने सीमित संप्रभुता का समर्थन भी किया है, और होब्स के सामाजिक अनुबंध में संप्रभु अनुबंध का पक्ष नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। तो इसमें अगर हम बात करें होब्स के जो सिद्धांत है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि केवल ए वाला सही है। ए वाला क्या है कि केवल एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि होब्स जो है प्राकृतिक अवस्था में जीवन को सोलिटरी बताते हैं, पुअर बताते हैं, नेस्टी बताते हैं, ब्रिटिश बताते हैं, शॉर्ट बताते हैं। उन्होंने सीमित संप्रभुता का समर्थन नहीं किया है और संप्रभु अनुबंध का पक्ष भी नहीं लिया है, ठीक है।
वो पूर्ण संप्रभुता की बात करते हैं। तो सीमित संप्रभुता की जगह आप चाहे तो पूर्ण संप्रभुता का समर्थन करते हो। अगला एक असर्शन है, अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म राज्य समाजवाद का प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृषि और प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया। तो इसका सही आंसर है, दोनों सही है। उन्होंने राज्य समाजवाद की बात की। राज्य समाजवाद का मतलब यह है कि वो सभी चीजों को जो है राज्य के द्वारा राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं कि राज्य का अधिकार उस पर होना चाहिए। ठीक है। अगला असर्शन है, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक संस्थानीकरण की शक्ति एडॉप्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी, कॉन्हेरेंस से मापी जाती है। क्योंकि संस्थानों की स्थिरता केवल आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। तो हंटिंगटन का कहना है कि राजनीतिक संस्थानीकरण की शक्ति जो है वो अडॉप्टेबिलिटी, कॉम्प्लिसिटी और देन ऑटोनॉमी, कोहेरेंस इससे मापी जाती है। क्योंकि संस्थानों की स्थिरता केवल आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। तो ये गलत बात है कि भाई संस्थानों की स्थिरता केवल आर्थिक साधनों पर निर्भर नहीं करती, और भी चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो उन्होंने 4 आधार बनाए, केवल एक ही आधार आप नहीं ले सकते, आर्थिक आधार, वो गलत है। तो आर गलत है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गेंथ्यू क्लासिकल रियलिज्म के प्रमुख प्रवक्ता थे। और दूसरा है रियलिज्म यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिक आदर्शवाद से संचालित होती है। रियलिज्म शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण मानता है। तो इसका जो है हम लोग बात करें, सही आंसर जो रहेगा इसमें भी पहला और तीसरा सही है, सेकंड गलत है ना। ऑप्शन में एक बना दिया गया तो इसको भी करेक्ट करिएगा, पहला तीसरा सही है। तो रियलिज्म मोर आइडियलिज्म पर आधारित नहीं है, या मोरल आइडियलिज्म पे बात नहीं करता ना। यथार्थवाद वास्तविकता को लेकर चलता है, मोरलिटी की बात नहीं करता। तो सेकंड गलत है, बाकी दोनों सही है। और इसके प्रमुख प्रवक्ता थे मॉर्गेंथ्यू। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, यह स्टेटमेंट सही है। पंचशील समझौते में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना भी शामिल है। ठीक है। पंचशील शीत युद्ध के सैन्य गठबंधन का हिस्सा था। तो इसका पहला दूसरा सही माना जाएगा, तीसरा गलत है ना। तो ये पंचशील शीत युद्ध के सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं था। निम्न हम लोग बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो सिद्धांत है उनके विकास के अनुसार इसको हमको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, माने कब कौन सा डेवलप हुआ उसको आपको एक क्रोनिकल ऑर्डर में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उसको आपको। शास्त्रीय यथार्थवाद, फिर उसके बाद नव यथार्थवाद, फिर नव उदार संस्थागतवाद और फिर देन रचनावाद। तो आपको बताना कौन सा पहले डेवलप हुआ है। तो यही क्रम सही है, पहले शास्त्रीय यथार्थवाद आया, फिर नव यथार्थवाद, फिर नव उदार संस्थागतवाद और फिर देन रचनावाद। ठीक है। अच्छा, किस किसने डेवलप किया है ये भी है। शास्त्रीय यथार्थवाद किया है मॉर्गेंथ्यू ने, तो ये दिया है मॉर्गेंथ्यू। और नव यथार्थवाद किसने, वाल्स। और ये दिया है कीहुआ ने। और ये किसने दिया है, वेंडेट। नेक्स्ट, संवैधानिक विकास विकास को क्रमबद्ध कीजिए, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, इसको भी अरेंज करना है। पहला कौन सा एक्ट है, देखिए एक्ट में पहले ही सन दे दिए गए तो आपको पहले क्लियर है। 1773 में ये आया, 1784 में ये आया, ये 1833 में आया, फिर ये 1858 में। तो क्रम व्यवस्थित ही दिया गया है, इसलिए यही क्रम रहेगा। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट आता है, फिर भारत शासन अधिनियम 1858। गुलिक ने पोस्ट कार्ब सिद्धांत दिया था। ठीक है। वाल्डो ने मूल्य निरपेक्षता की आलोचना की। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम का मतलब है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवलोक प्रबंधन, ये पारंपरिक वेबेरियन मॉडल को मजबूत करता है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो कौन सा है, पहला और दूसरा। ठीक है। तो ये वेबेरियन मॉडल को मजबूत नहीं करता, उसको चैलेंज करता है।
ठीक है, तो पोस्ट कर्व सिद्धांत गुलिक ने दिया है और वाल्डो ने मूल्य निरपेक्षता की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट 2005 पारदर्शिता बढ़ाने का उपकरण है, ठीक है। सोशल ऑडिटिंग मनरेगा से जुड़ा है, ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग का संवैधानिक उत्तराधिकारी है। तो देखिए, नीति आयोग योजना आयोग का संवैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है, संवैधानिक में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये हम लोग कह सकते हैं एक सरकार के प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये योजना आयोग का उत्तराधिकारी तो है पर संवैधानिक नहीं है, ये कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कौन सी पुस्तक पहले आई थी, उसके बाद कौन सी, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले लेवायथन आया था या फिर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले आया है लेवियथन, ये 1651 में आया था। फिर क्या आया भाई, इसके बाद फिर आया था टू ट्रीटीज 1689। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे बुक्स दे दिया, बुक्स का अरेंज करिए कौन सा कब सन में आई। स्पिरिट ऑफ लॉ 1748, ये 3rd नंबर पे आएगा और ये 1762 में। भारतीय संविधान संशोधनों को आपको जो है कालानुक्रम में अरेंज करना है, तो वैसे दिया गया है, उसका कालानुक्रम व्यवस्थित ही है, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ये 1978 में होता है, 85 में हुआ था और ये 1992। मैच द फॉलोइंग, आपको बताना है यहां पर थिंकर और देन उसके थॉट। एम एन रॉय का क्या है ये बताना है आपको, गांधी जी का क्या है, अंबेडकर जी का क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। तो एकात्म मानववाद है उपाध्याय जी का, पंडित उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। ये एम एन रॉय का है, रेडिकल मानववाद। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसका है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है अंबेडकर। और स्वराज जो है, ग्राम स्वराज, ये गांधी जी की अवधारणा। यहां पर भी आपको जोड़ी मिलान करना है ना। अगला प्रश्न है, आपको वही क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है और इसमें बताना है कौन सी थ्योरी कब आई। शास्त्रीय यथार्थवाद, उसके बाद न्यू रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर इंग्लिश। तो इसका क्रम क्या रहेगा भाई, पहले आता है शास्त्रीय यथार्थवाद, उसके बाद इंग्लिश स्कूल और उसके बाद आता है रचना ये नव यथार्थवाद और फिर रचनावाद। निम्न प्रशासनिक सिद्धांतों को भी आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फिर मानव संबंध सिद्धांत, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन। तो आपको बताना है कौन सा पहले आया फिर उसके बाद कौन, तो यही क्रम रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है टेलर की और मेयो का मानव प्रबंध सिद्धांत लॉर्ड मेयो ने दिया था। नवलोक प्रशासन आया, फिर उसके बाद हुड ने जो है, क्रिस्टोफर हुड ने क्या दिया था, ये दिया था नवलोक प्रबंधन। भारतीय राजनीतिक घटनाओं को अरेंज करना है आपको, वापस से बताना है समयबद्ध तरीके से। मंडल आयोग का क्रियान्वयन कब हुआ, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो आपातकाल 75। मंडल आयोग का क्रियान्वयन 89 में अप्रोक्स। दल बदल निरोधी कानून 85 में आया था। उदारीकरण 1991 में हुआ था। अब आप अरेंज कीजिए इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 3 1 4, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट है इसमें। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है, ठीक है। सभी संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, तो ये सही है। और हम लोग बात करें, पहला भी सही है और ये तीसरा भी सही है। सभी संविधान संशोधन के लिए स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए। तीन स्टेटमेंट है। मंडल कमीशन ने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की, ठीक है।
मंडल कमीशन की सिफारिश 1990 में लागू हुई, ठीक है। मंडल कमीशन 1979 में बना, ठीक है। तीनों सही है, तीनों सही है ना। निम्नलिखित भारतीय थिंकर को अरेंज कीजिए कालानुक्रम में। जन्म किसका पहले हुआ था ये बताना है। गांधी जी, फिर नेहरू जी, फिर अंबेडकर, फिर सावरकर। तो इनके जन्म का क्रम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सावरकर का जन्म है, सावरकर 1883 में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा यार। सावरकर से पहले अगर हम बात करें 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, 1883 में सावरकर। और नेहरू की बात करें तो नेहरू का जन्म है 1889 का, और अंबेडकर जी का 1891। इस क्रम को अरेंज कीजिए। सबसे पहले कौन रहेगा, पहला, उसके बाद हम बात करें तो तीसरा, तो पहला, तीसरा, ठीक है। इस क्रम में अरेंज कीजिए, पहला तीसरा हो गया, इसके बाद 1 3 2, और फिर क्या आएगा, हम लोग बात करें तो अगला आने वाला है यहां पर 4। ये क्रम बनेगा भाई, ठीक है। इस क्रम में अरेंज करना है आपको, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें भी करेक्शन करना है। अंबेडकर का जो है वो 1891 में है, और सावरकर का जो है वो 1883 है। तो इसको ऐसे अरेंज कीजिएगा, 1869 में पहला, और 18 माने 1423 कहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई, पहला। ये आंसर गलत है ना। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को अरेंज कीजिए। तो क्लियर है कि भाई फर्स्ट कब आई होगी, 51 से 56, 5-5 साल के लिए हम बना रहे थे। 51 में पहले बनी, 56 तक। इसके बाद हमारा थर्ड कब से कब तक था, तो 51 से 56, 61 से 65 तक चला था, वैसे 66 मान लेते हैं। सेकेंड वाला है हमारा यहां पर 56 से 61, और 12 जो थी वो 2017 7 से 12, नहीं 12 का था 12वीं का 12 से 17। तो इसका सही कम रहेगा 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है, हेबर मास के कंटेक्स्ट में आपको बताना है सही विचार कौन कौन से हैं। उन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन की अवधारणा दी। सेकेंड, उनके अनुसार वेदता केवल आर्थिक दक्षता से प्राप्त होती है। और लास्ट है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी उनकी विचारधारा से जुड़ी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा यहां पर 1 और 3, ठीक है। 1 और 3, सेकेंड आंसर इसका गलत है। सेकेंड जो है कथन गलत है। अगला है, एसर्शन और रीजन दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को वर्ग शासन का उपकरण माना है। रीजन, क्योंकि राज्य पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। मार्क्स ने राज्य को वर्ग शासन का उपकरण माना है। राज्य ही वर्ग व्यवस्था को बनाए रखता है और वो पूंजीवादी हितों के लिए काम करता है, क्योंकि राज्य पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को बनाए रखता है। निम्न विचारकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। एक है कार्ल मार्क्स, जेएस मिल, अलेक्सिस डी टोकविले और देन हीगल। इनका आपको जन्म बताना है, किसका कब हुआ था। तो आपको है 1770 में जन्म हुआ है हीगेल का, टोकविले का 1805, मार्क्स का 1818 और 1806 में हुआ है जेएस मिल का। अब आप इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले हीगेल, उसके बाद टोकविले, फिर आता है हमारा यहां पर कौन, उसके बाद आएगा 1806 वाला है ना, माने जेएस मिल, और उसके बाद क्या आने वाला है 1818। तो ये 4 3 2 1 इस क्रम में अरेंज होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विदेश नीति से जुड़ी निम्न घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, बताइए किस घटना कब हुई। तो देखिए, पंचशील समझौता भारत चीन के बीच 1954 में हुआ। पहला परमाणु परीक्षण अगर हम देखें तो ये 1974 में हुआ। गुजराल सिद्धांत 1996 के अप्रोक्स का है, और लुकिस्ट पॉलिसी की जगह एक्टिस्ट पॉलिसी पूछी गई है, वो 2014-15 की है। तो इसका सही क्रम क्या रहेगा भाई? इसका सही क्रम जो रहेगा, अगर हम अपने कंटेक्स्ट में मिलाए तो वो 1 2 3 4 ही बनेगा, माने पहला आंसर ही सही है। अगला आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बताना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सा तत्व हंटिंगटन से संबंधित है? विच एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज सेंट्रल टू हंटिंगटन? ओनली इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, संस्थानीकरण, सिविक कल्चर, डिपेंडेंसी। तो ये हंटिंगटन जो जुड़े हुए हैं ये संस्थानीकरण से जुड़े हुए हैं, संस्थानीकरण के बारे में बताते हैं ये। आपको बताना स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं। नेम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, वो 1961 में बना। भारत क्वाड का सदस्य है। क्वाड एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है। तो देखिए, पहला दूसरा सही है इसका, तीसरा गलत है। क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है इसका, ठीक। नेक्स्ट देखिए, असर्शन और देन फिर हम लोग बात करते हैं रीजन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। वापस से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पोज्ड कार्य सिद्धांत किसका है? सीमित तर्क संगतता का सिद्धांत किसका है? इकोलॉजिकल अप्रोच किसका है? सोशल इक्विलिटी किसका है? तो देखिए, पोज्ड कार्य सिद्धांत हमने बताया था गुलिक का है, और ये जो है सीमित तर्क संगतता ये साइमन का है, हर्बर्ट साइमन का, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण किसने दिया है? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दिया है यहां पर फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। और सोशल इक्विलिटी एनपीएम में बोली जाती, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा पहला, पहले का सी। दूसरे की हम लोग बात करें तो बी, तीसरे का है, चौथे का डी। अगला एमसीक्यू है, सोशल ऑडिट का प्रयोग मनरेगा में होता है, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 सूचना के अधिकार को कानूनी रूप देता है, ठीक है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो नहीं है संवैधानिक निकाय। पहला दूसरा सही है इसका भी भाई। और एक लास्ट, अल्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है ये बताना है आपको। कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है किस विचारधारा से निकटता से जुड़ा है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद या फासीवाद? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? उदारवाद से। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है ये वैश्विक नागरिकता व सार्वभौमिक नैतिकता पर बेस्ड है, जो उदारवाद से निकटता रखता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेशन और था, ये खत्म हुआ। अब आप लोगों के पास कल का समय है, परसों तो आप लोगों की एग्जाम ही है। तो सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, अच्छे से प्रिपेयर दीजिएगा। और इस बार आपकी बार सेट पार के साथ नारे से हम लोग चल रहे हैं, तो इस बार सेट अच्छे से आप करिएगा पेपर, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाहट मत रखिएगा, शांत दिमाग से अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी वो रहेंगे क्वेश्चंस, तो आपको जो है ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा आपको जो है शांत दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, उत्तर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ज्यादा चिंतित नहीं होना। कल का समय है तो बिंदास आप रहिए, रिलैक्स रहिए और परसों एग्जाम दीजिए। परसों फिर हम लोग पेपर को डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे इसका किसका क्या आंसर रहेगा, इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो परसों के दिन हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कोर्स की जानकारी आपको स्टार्टिंग में भी बता दी गई थी। नेट, सेट और एपी की क्लासेस और एग्जाम प्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम शुरू कर चुके हैं। तो जो बच्चे आगामी एपी को फोकस कर रहे हैं
वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनी रही है ऑल एग्जाम्पल्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।